नमस्कार, मैं दीपक गर्ग आपका स्वागत करता हूं जीके विद दीपक गर्ग यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको राजस्थान की जलवायु पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम राजस्थान की जलवायु को पढ़ने से पहले हमें दो शब्द मिलते हैं, हमें उनको जानना जरूरी होता है। मैं बताता हूँ कौन कौन से। पहला तो है एक मौसम, कि मौसम किसे कहते हैं। ठीक है, दूसरा है जलवायु, क्योंकि जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं उसका मीनिंग तो पता होना चाहिए, उसका मतलब तो हमें आना चाहिए कि किसे कहते हैं, जलवायु क्या है। ठीक है, तो पहला है मौसम। मौसम किसे कहते हैं। पहली बात तो ये है कि मौसम एक बार 2010 में शायद एसएससी में आया था कि मौसम किस भाषा का शब्द है। तो मौसम है अरबी भाषा का शब्द है। मौसम अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, अब मौसम कहते किसे हैं, वातावरण का अल्पकालीन समय। वातावरण का अल्पकालीन समय, अल्पकालीन समय को मौसम कहते हैं। मतलब क्या हुआ, जैसे कि आप कहीं जाने का प्लान बनाया है। ठीक है, कि आज वही घूमने जा रहे हैं। आप घर से बाहर निकलते हो कि बारिश आ जाती है। बारिश कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए बरस गई। ठीक है, अब 2 से 3 घंटे का जो टाइम हुआ उसे हम कहेंगे मौसम। आप उस समय ये नहीं कहोगे कि आज तो ऋतु खराब है, आज जलवायु खराब है। हमारे मुंह से क्या निकलता है कि यार आज तो मौसम खराब है, मैं कल आता हूं। फोन करके ये बोलोगे यार आज मौसम खराब है, हम कल मिलने का प्लान बनाते हैं, ऐसे कहोगे। तो जो सीमित समय के लिए होता है, मतलब अल्पकालीन समय के लिए, थोड़े समय के लिए जो जलवायु में चेंज होता है, वातावरण में जो चेंज होता है, उसे कहते हैं मौसम। ये कितने घंटे के लिए होता है, 2 घंटे के लिए होता है, 3 घंटे के लिए होता है, या कभी कभी ज्यादा है तो 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, बस सीमित समय के लिए होता है। ठीक है, उसे कहते हैं मौसम। अब जलवायु किसे कहते हैं। जलवायु वातावरण का दीर्घकालीन समय, वातावरण का दीर्घकालीन समय को जलवायु कहते हैं। अब इसका मतलब जलवायु, जैसे ये तो हुआ अल्पकालीन समय। दीर्घकालीन मतलब कि लंबे समय के लिए, जैसे 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के लिए जो वातावरण में हमेशा उसी टाइप का रहता है मौसम, तो उसे कहते हैं जलवायु। ठीक है, मतलब ये लंबे समय के लिए होता है, आप समझ लो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के लिए। ठीक है, और ये होता है सीमित समय के लिए, अल्पकालीन समय के लिए। हमने पढ़ लिया मौसम और जलवायु। ठीक, ये तो छोटी सी बातें थी जो बता दी। अब मुख्य रूप से हम स्टार्ट करते हैं। जलवायु को पढ़ने से पहले सर्वप्रथम हमें पढ़ना पड़ेगा सूर्य का प्रभाव। अब आप पढ़ोगे कि यार इस सूर्य का प्रभाव क्या है, मैं आपको बताता हूं, क्योंकि वहां से प्रश्न बहुत आते हैं, इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक, इसलिए पढ़ाना जरूरी हो जाता है। मैं आपको बताता हूं, पहले यहां पर पृथ्वी बनाता हूं। ठीक, ये है पृथ्वी। अब अपन क्या करते हैं, पृथ्वी को 2 हिस्सों में काट देते हैं। ये काट दी हमने, लगभग 2 हिस्से हो गए, नहीं हुए कोई बात नहीं, हो गए 2 हिस्से, चलो हो गए। हाँ, अब क्या करते हैं, अब काटी है तो नाम तो कुछ देना पड़ेगा। तो कहां से काटी है हमने, मध्य से काटी है, और है क्या भू है, तो हम इसका नाम दे देते हैं। पहले तो नाम तो बाद में देंगे, पहले दिशा देनी पड़ती है। अब दिशा देनी है तो दिशा देंगे। तो देखो हमारा जो राइट हैंड जहां पर होता है, जहां पर रुकता है, वो हमेशा पूर्व दिशा होगी है। जैसे देखो मैं इस तरफ हूं, मेरा राइट हैंड ये वाला है, मैं इस तरफ, राइट हैंड इस तरफ है, इसका मतलब ये पूर्व दिशा। पूर्व दिशा, ये है पश्चिम दिशा। ठीक, ये हो गई उत्तर दिशा, और ये हो गई दक्षिण दिशा। ठीक है, अब इसका नाम हमें पता ही है, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, या इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा। ठीक है, 0 डिग्री होती है, सबको पता है। ये इसके ऊपर एक और लाइन खींच दे। ठीक है, ये कौन सी डिग्री है, ये है 23.5 डिग्री, और एक इसके नीचे और खींचते हैं 23.5 डिग्री। सबको पता है ये कौन सी रेखा है, 23.5 डिग्री। अब
ये पता है कि ये अक्षांश रेखा, ये तो मालूम है, ये उत्तरी अक्षांश है और ये है दक्षिणी अक्षांश। इन दोनों में से एक कर्क रेखा है तथा एक मकर रेखा है। तो उसको जानने के लिए देखो क पहले आता है कि म पहले आता है, तो पहले क आता है, तो ऊपर की साइड में हम लिख देंगे कर्क रेखा, कर्क रेखा, और यहां होगी मकर रेखा। मतलब क्या हुआ, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कौन सी रेखा है, कर्क रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा कौन सी है, मकर रेखा। ठीक है, हो गया। चलो अब हमने यहां तक पढ़ा है, लेकिन आप और एक ऊपर लाइन खींचेंगे यहां तक। अब आप कहोगे ये क्या है, ये तो मैंने कभी नहीं पढ़ी। मैं आपको बताता हूं, यहां जो रेखा है वह है 66.5 डिग्री। कौन सी है, 66.5 डिग्री। आपको याद नहीं करनी है, बस आपको समझना है। ठीक है, प्रश्न क्या आएगा मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। अब ये देखो बना लिया है। अब मैंने क्या कहा था, मैं आपको पढ़ा रहा हूं सूर्य का प्रभाव, तो ठीक है सूर्य बना लेते हैं, कहां बड़ी बात है। ये बनाया सूर्य। अब सूर्य मैं आपको बता देता हूं, सूर्य हम पृथ्वी घूमती है, ठीक है, तो पृथ्वी जब घूमती है ना तो सूर्य कहां कहां आता है, ऊपर से ऊपर कर्क रेखा तक जाएगा, फिर विषुवत रेखा, फिर मकर रेखा, फिर वापस विषुवत रेखा, फिर कर्क रेखा। समझ पा रहे हो, मतलब सूर्य जो जाता है इन तीनों के मध्य ही घूमता है हमेशा। सूर्य हमेशा यहां तक ही रहेगा, ऊपर कर्क रेखा तक जाएगा, फिर भूमध्य रेखा, फिर विषुवत रेखा, नहीं मकर रेखा, ठीक है, फिर मकर रेखा से वापस विषुवत रेखा, फिर कर्क रेखा, ऐसे यहीं घूमेगा पृथ्वी के घूर्णन के कारण। यहां ही इसका प्रकाश ज्यादा पड़ता है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं, ये हो गई सूर्य कब होता है, भूमध्य रेखा पर। मैं आपको बताता हूं 2 और 1 कितने होते हैं, ये 2 और 1 कितने होते हैं, 21, और 2 और 1 हुए 3, और तीसरा महीना कौन सा है, मार्च है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, 21 मार्च को सूर्य कहां पर होता है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा हम कहते हैं। ये विषुवत रेखा है, देख लो आप, ये विषुवत रेखा, और इसके सीध में है ये सूर्य। कौन सी तारीख को है, 21 मार्च को। प्रश्न आ जाए कि सूर्य विषुवत रेखा पर कब चमकता है या भूमध्य रेखा पर कब चमकता है, तो 21 मार्च को। कब, 21 मार्च को। ठीक है, ये हो गया। चलो अब 21 मार्च को सूर्य चमकेगा, बीच में है सूर्य, तो आराम से दोनों तरफ सूर्य की प्रकाश पड़ेगा, सूर्य का प्रकाश दोनों तरफ आराम से पहुंच पाएगा, क्योंकि बीच में है। आपको भी पता है बीच में होता है, वह दोनों तरफ हाथ पहुंच लेता है, या अभी दोनों तरफ आराम से पहुंचेगा, तो अभी तो कोई चिंता नहीं है, दोनों तरफ सूर्य पहुंच रहा है। अब क्या होता है, इसके 3 महीने बाद मैंने क्या कहा कि सूर्य विषुवत रेखा से कर्क रेखा का जाएगा, कर्क रेखा से विषुवत रेखा, विषुवत रेखा से मकर रेखा। अब यहां से यहां जाएगा, कहां पर, कर्क रेखा, तो जाएगा तो कुछ समय तो लगेगा। कि कितना समय लगता है, तो समय लगता है 3 महीने। कितने महीने, 3 महीने लगते हैं कर्क रेखा पर जाने के लिए विषुवत रेखा से। तो ये आया, अब कहां पर आया, कर्क रेखा पर, तो 3 महीने लगे। तो मार्च में 3 जोड़, तो वहां से अप्रैल, मई और जून, तो कितनी तारीख को, 21 जून को, 21 जून को। ठीक है, अब देखो सूर्य है ऊपर 21 जून को कर्क रेखा पर। प्रश्न आ जाए कि कर्क रेखा पर सूर्य कब चमकता है, तो 21 जून को। कब चमकता है, 21 जून को। ठीक है, कब चमकता है, 21 जून को। अब सूर्य अगर कर्क रेखा पर है तो यहां तो आराम से पहुंच जाएगा सूर्य का प्रकाश, लेकिन यहां नहीं पहुंच पाएगा, यहां बहुत दूर होगा, तो इस कारण ये यहां तक ही पहुंचेगा। 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य होने के कारण उत्तरी गोलार्ध में तो सूर्य का प्रकाश आराम से पहुंच पाता है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में सिर्फ 66.5 डिग्री तक ही रहता है। और यहां तो देखो 3 महीने तो यहां हो गया, 3 महीने यहां अंधेरा रहा और सर्दी पड़ी भयंकर। अब वापस मैंने क्या कहा, वापस नीचे आएगा, तो नीचे कब आएगा, 3 महीने बाद। कौन सी डेट आपको याद रखनी है, 23, फिर है जून से जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये सितंबर। ठीक, अब सितंबर कितने महीने, 3 महीने बाद। अब यहां है, मतलब यहां हो या यहां हो सेम ही है, तो दोनों तरफ आराम से पहुंचेगा सूर्य का प्रकाश, कोई चिंता नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब 3 महीने बाद वापस नीचे आएगा। मैंने कहा मकर रेखा पर भी तो आता है, चलो मकर रेखा पर लाते हैं। ये लाया आपने मकर रेखा पर, यहां सूर्य हो गया। कौन सी तारीख, 22 दिसंबर। अब वापस क्या, यहां तो दक्षिणी गोलार्ध में तो आराम से पहुंच लेगा क्योंकि नीचे है। अब ऊपर सिर्फ यहां तक ही पहुंचेगा, यहां कौन सी डिग्री, 66.5 डिग्री तक ही पहुंचेगा सूर्य का प्रकाश। कब, 22 दिसंबर को।
ठीक है, यहां कितना समय लगेगा सितंबर से दिसंबर के लिए? 3 महीने। एक रेखा से एक रेखा पर जाने के लिए 3 महीने का समय लगता है। सर्वप्रथम हमने पढ़ा 21 मार्च को सूर्य का प्रकाश दोनों तरफ, रात और दिन बराबर, ठीक है। 21 मार्च के बाद 3 महीने बाद 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश पहुंचेगा, दक्षिणी गोलार्ध में बराबर नहीं पहुंचेगा। इसके 3 महीने बाद 23 सितंबर सूर्य का प्रकाश दोनों तरफ आराम से पहुंचेगा क्योंकि मध्य में है, ठीक है। और 3 महीने बाद दिसंबर 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की प्रकाश पहुंचेगा, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में नहीं पहुंचेगा। ये पढ़ लिया हमने। ये था मैंने आपको जो सूर्य का प्रभाव पढ़ाना था, ये है। इस कारण ही पूरा वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु तथा शीत ऋतु जो है, इस कारण ही आती है कि कब होगी शीत ऋतु, कब होगी शरद ऋतु, कब होगी वर्षा ऋतु, ठीक है। मैं आपको आगे समझाऊंगा। अब मैं आपको बताता हूं कि ये पढ़ाने का मकसद क्या है मेरे, मतलब ये क्यों पढ़ाया मैंने। मैं तो ऐसे ही बता देता कि वर्षा ऋतु इतने से इतने समय के लिए वगैरह। यहां से प्रश्न आते, तो प्रश्न कौन से आते हैं मैं आपको बताता हूं। प्रश्न आता है, पहला प्रश्न तो ये, पहले तो आसान से अगर पूछ ले, अगर छोटे मोटे एग्जामों के लिए तैयारी कर रहे हो तो प्रश्न ऐसे ही आ जाता है कि कर्क रेखा पर सूर्य होता है, कर्क रेखा पर सूर्य, कर्क रेखा पर होता है। दूसरा, मकर रेखा पर सूर्य, मकर रेखा पर सूर्य कब होता है। तीसरा, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा पर, ठीक है। ये हो गया कि कर्क रेखा पर सूर्य कब होता है, तो ये रही कर्क रेखा कब है, 21 जून को। कब है, 21 जून को, ठीक है। एकदम फिक्स होता है 21 जून को कर्क रेखा पर ही, फिर तो ऊपर नीचे हो जाता है। फिर है मकर रेखा, ये रही मकर रेखा कब है, 22 दिसंबर, ये रही 22 दिसंबर। विषुवत रेखा पर कब होता है, अब आप बोलोगे 21 मार्च, नहीं, देखो 23 सितंबर भी है। 21 मार्च और 23 सितंबर को, दोनों को, 21 मार्च और 23 सितंबर को, ठीक है। ये हो गया। अगर ऐसे प्रश्न नहीं आए और अन्य रूप से भी आ सकते हैं, देखो मैं आपको बताता हूं, और प्रश्न हर बार आते हैं, यहां से तो प्रश्न आता ही है। प्रश्न ये आएगा कि भारत, ऐसे भी पूछ सकता है, भारत है, या पूछ सकता है राजस्थान, या पूछ सकता है उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन या छोटी रात, क्योंकि अगर बड़ा दिन होगा तो छोटी रात होगी, तो वो दोनों तरफ से पूछ सकता है कि छोटी रात बताइए या बड़ा दिन बताइए। तो छोटी रात या बड़ा दिन कब होगा, देखो उत्तरी गोलार्ध का या राजस्थान का या भारत का सबसे बड़ा दिन या सबसे छोटी रात कब होगी, तो मैं आपको बताता हूं। अब सबसे बड़ा दिन बताना या छोटी रात बतानी है, एक ही है। तो बड़ा दिन कब होगा, 21 जून को। कैसे, 21 जून को देखो यहां सूर्य का प्रकाश चमकेगा, ज्यादा चमकेगा क्योंकि कर्क रेखा पर है और हमारी स्थिति है यहां पर, भारत ऐसे है और राजस्थान है ऐसे, तो यहां पर सूर्य का किरण आराम से पहुंच लेगी, सबसे पहले पहुंचेगी, इसका मतलब बड़ा दिन होगा। तो प्रश्न आ जाए भारत, राजस्थान या उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन। अगर बड़ा दिन है तो छोटी रात होगी, तो कब होगी, 21 जून को, ठीक है। प्रश्न आ जाए कि भारत, राजस्थान, उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन, छोटा दिन इसके विपरीत क्या हो गया, या बड़ी रात। छोटा दिन या बड़ी रात कब होती है, तो छोटा दिन और बड़ी रात कब होगी, देखो सूर्य की किरणें यहां आराम से पहुंच लेगी, लेकिन यहां नहीं पहुंचेगी, मतलब बड़ी रात होगी। तो बड़ी रात कब होगी, 22 दिसंबर को। कब होगी, 22 दिसंबर को, ठीक है। ये हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये कि प्रश्न आ जाए कि पृथ्वी पर ऐसे कितने दिन हैं जब रात और दिन बराबर होते हैं। मैंने क्या कहा, पृथ्वी पर ऐसे कितने दिन हैं जब रात और दिन
दोनों साइड या हर जगह सेम होते हैं। तो मैं देखो यहां पर होगा तो इस समय बड़ा दिन होगा और यहां होगी बड़ी रात, और जब 22 दिसंबर को देखेंगे तो यहां होगा बड़ा दिन और यहां होगी बड़ी रात। तो ये तो दोनों अलग अलग है। अपने को क्या है कि पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होने चाहिए। तो 21 मार्च को क्या है, मध्य से है, मध्य, यहां भी दिन बराबर, यहां भी दिन बराबर, दिन बराबर है तो रात बराबर। 23 सितंबर को क्या है, दिन बराबर है, दोनों तरफ दिन बराबर है तो रात बराबर। तो 21 मार्च तथा 23 सितंबर, कब, 21 मार्च तथा 23 सितंबर, पृथ्वी पर ऐसे कितने दिन है जब रात और दिन बराबर होते हैं। तो 21 मार्च तथा 23 सितंबर को पृथ्वी पर रात और दिन बराबर होते हैं। लोगों को सिर्फ यही पता होता है 21 मार्च, 23 सितंबर पता ही नहीं होता, इसलिए वो 21 मार्च ऑप्शन में नहीं देता, 23 सितंबर दे देता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है 2 दिन है जब रात और दिन बराबर होते हैं, 21 मार्च तथा 23 सितंबर को। ठीक है, ये हो गया। अब हम देखो राजस्थान में कर्क रेखा गुजरती है कि नहीं गुजरती है, ये बताओ पहले। गुजरती है, कहां से गुजरती है, डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा से गुजरती है। ठीक है, तथा कर्क रेखा पर सूर्य चमकेगा, चमकता है। तो राजस्थान से संबंधित है कर्क रेखा तथा कर्क रेखा से संबंधित है सूर्य। तो सूर्य को पढ़ना पड़ेगा, राजस्थान में कर्क रेखा पर है। तो मैं आपको बताता हूं कैसे। ये बना दिया राजस्थान, ये हो गया राजस्थान। ठीक है, जैसा भी बना है आप देख लो, सिर्फ ये राजस्थान है। ठीक है, अब राजस्थान के जो कर्क रेखा गुजरती है वो यहां से गुजरती है। कौन सी रेखा है, कर्क रेखा। कितने डिग्री है, 23.5 डिग्री। ठीक है, ये हो गया 23.5 डिग्री है। और अपने सूर्य 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा पर कब चमकता है, 21 जून को सूर्य होता है यहां पर। कहां पर होता है, यहां पर। सूर्य बड़ा है, राजस्थान मैंने बड़ा बना दिया है, चलेगा। ठीक है, 21 जून को कब होगा, 21, समझने के लिए सिर्फ बनाया है। ठीक है, आप ये मत सोचना कि यार सूर्य इतना छोटा है क्या, सूर्य बहुत बड़ा है। ठीक है, ये बना लिया 21 जून को। कहां पर चमकाया हमने, 21 जून को चमका लिया, कर्क रेखा पर चमका लिया हमने। अब ये देखो प्रश्न ये आता है कि 21 जून को राजस्थान के किस जिले पर सर्वाधिक तिरछी किरणें पड़ती है सूर्य की। क्या कहा मैंने, 21 जून को राजस्थान के किस जिले पर सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी पड़ती है। तो आप ये देखो, तिरछा मतलब क्या हुआ, टेढ़ा। तो एकदम टेढ़ा, देखो मैं आपको बताता हूं, एकदम टेढ़ा। टेढ़ा है कि नहीं है, ऐसे करूंगा तो ये टेढ़ा नहीं है, ये टेढ़ा है। यहां पर अपने कौन सा जिला है, श्री गंगानगर। यहां पर कौन सा जिला है, श्री गंगानगर। अब सूर्य यहां पर है, सूर्य की किरणें देखो ऐसे ऐसे फैलेगी, ऐसे ऐसे फैलेगी। तो सबसे पहले किस जिले पर आएगी, इधर जो होगा जिला, इधर ये कौन सा जिला है, धौलपुर। कौन सा है, धौलपुर। सूर्य की किरणें सबसे पहले कहां पर होगी, धौलपुर। इसका मतलब क्या हुआ, सूर्य की किरणें सर्वाधिक या सबसे पहले धौलपुर पर पहुंच रही है। इसका मतलब क्या हुआ, सूर्योदय सबसे पहले कहां होगा, धौलपुर में। प्रश्न आ जाए कि राजस्थान में सूर्योदय सबसे पहले कहां होता है, धौलपुर में। कहां होता है, धौलपुर में। अगर सूर्योदय सबसे पहले वहां होता है तो सूर्यास्त भी सबसे पहले वहां होगा। तो सूर्योदय तथा सूर्यास्त सबसे पहले कहां पर होता है, धौलपुर में। अब यहां आने में समय लगेगा। यहां पर कौन सा जिला है, जैसलमेर। जैसलमेर यहां है, जैसलमेर। यहां आने के लिए समय लगेगा सूर्य को। तो यहां तो सबसे अंतिम में सूर्योदय कहां होता है, जैसलमेर में। प्रश्न आ जाए कि राजस्थान में सबसे अंतिम में सूर्योदय कहां होता है, जैसलमेर में। तो सबसे अंतिम में सूर्यास्त भी कहां होता है, जैसलमेर में। सूर्योदय सबसे पहले तथा सूर्यास्त सबसे पहले धौलपुर, सूर्यास्त सबसे अंतिम में तथा सूर्योदय सबसे अंतिम में जैसलमेर में। अब प्रश्न ये आता है, एक बार एसएससी ऐसे प्रश्न पूछती है, ये तो बच्चे पूछते हैं कि सबसे पहले सूर्योदय कहां होता है और सूर्यास्त कहां होता है, ये नहीं पूछती है। एसएससी ने एक बार प्रश्न पूछा था कि धौलपुर के सूर्योदय में तथा जैसलमेर के सूर्योदय में कितने मिनट का समय लगता है। अब ये बताओ,
बताओ कि धौलपुर के सूर्योदय में तथा जैसलमेर के सूर्योदय में कितना समय लगता है दोनों में सूर्योदय होने में, क्योंकि समय तो लगेगा, सूर्य की किरणें सबसे पहले यहां पहुंचेगी, सूर्य की किरणों को यहां पहुंचने के लिए कितना समय देना पड़ेगा या कितना समय लगता है, कितना समय लगता है 35.8 मिनट, या हम 36 मान लो, 35.8 मिनट दिए तो कोई अगर हार्ड एग्जाम है तो वो फिक्स पूछता है 35.8, लगभग छोटे मोटे एग्जामों में 36 मिनट है, कितने मिनट 35.8 मिनट या 36 मिनट का समय लगता है धौलपुर के सूर्योदय के बाद जैसलमेर के सूर्योदय में। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया, मैंने यही बताना था सबसे पहले, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये वाला तो आप याद ही कर लेना 35.8 या 36 मिनट, तिरछी किरणें गंगानगर, सूर्योदय सबसे पहले धौलपुर, सूर्योदय सबसे अंतिम है जैसलमेर। कोई बड़ी बात नहीं है, 2-4 बातें रट लेना कभी भी। ठीक है, ये हो गया। अब हम पढ़ते हैं कटिबंध। आपने पढ़ा होगा कि कई बार एग्जामों में आ चुका है कि राजस्थान किस कटिबंध में आता है, भारत किस कटिबंध में आता है, तो मैं बता देता हूँ, वो भी राजस्थान का बताऊंगा तथा भारत का भी साथ में बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि जब पढ़ ही रहे तो दोनों पढ़ ले। अब मैं क्या बता रहा था, कटिबंध, कटिबंध बता रहा हूं, वापस पृथ्वी बनानी पड़ेगी। ये बनाई पृथ्वी, कहाँ टाइम लगता है पृथ्वी बनाने में, बना ली। ठीक है, थोड़ी सी टेढ़ी बन गई है लेकिन चलेगा। ठीक है, ये बना ली अपने पृथ्वी। अब क्या करते हैं, पृथ्वी को वापस 2 हिस्सों में काटना है। कहाँ चिंता है, 2 हिस्सों में काट लिया। ये हो गई 0 डिग्री, कौन सी है सबको पता है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। इसके ऊपर ये वाली कौन सी है, 23.5 डिग्री कर्क रेखा, उत्तरी अक्षांश रेखा है। और ये मैंने आपको एक और बताई थी, वह है 66.5 डिग्री। ठीक है, ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पूर्व दिशा है और ये पश्चिम दिशा है। ठीक, यहाँ का यहाँ ऐसे का ऐसे, नीचे भी ऐसे ही होगा, 66.5 डिग्री और 23.5 डिग्री। हो गया, चलो हो गया, कोई बात नहीं, क्या चिंता है। जब मैंने सूर्य पढ़ाया, मैंने कहा कि सूर्य यहाँ पर है, फिर कर्क रेखा पर गया, वापिस यहाँ आया, फिर मकर रेखा पर गया। ऐसे ही बताया, गलत तो नहीं बताया, ऐसे बताया था। यहाँ जब सूर्य है, यहाँ तो आप सोचो कि किसी भी हाल में सूर्य पहुंच रहा है, सूर्य का प्रकाश इस हाल में तो यहाँ पर तो किसी भी हाल में पहुंच रहा है, भले सूर्य यहाँ रखो तो भी यहाँ तक पहुंच रहा है। मतलब ये तो भाग आई गई, भले ऊपर लेके जाओ, नीचे लेके जाओ, बीच में लेके जाओ, कहीं भी लेके जाओ, सूर्य का प्रकाश इस वाले भाग में तो पड़ ही रहा है, आपको पता ही है। मैंने बता दिया कि सूर्य का प्रकाश यहाँ तो पड़ रहा है। ठीक है, अब जब सूर्य का प्रकाश यहाँ पड़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ गर्मी ही पड़ेगी। सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, इसका मतलब क्या है, गर्मी ही पड़ेगी। तो इस इलाके में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है यहाँ पर, तो ये गर्मी वाला क्षेत्र हो गया, तो हम उष्ण बोल देते हैं गर्मी को, उष्ण कटिबंध। तो ये वाला जो भाग हुआ वह उष्ण कटिबंध में आएगा। ठीक है, चलो भाई ठीक है। और यहाँ जब यहाँ सूर्य है तो यहाँ तक ही पहुंच रहा है सूर्य की किरणें, सूर्य का प्रकाश यहाँ पहुंच रहा नहीं है, मतलब ये हुई सर्दी यहाँ पर, तो इसे हम बोलेंगे शीत कटिबंध। क्या बोलेंगे हम, शीत कटिबंध। और इसे बोलेंगे दक्षिण शीत कटिबंध। क्या बोलेंगे, दक्षिण शीत कटिबंध। इसे बोलेंगे उत्तरी शीत कटिबंध। दोनों सेम है। चलो ठीक है, अब इस बीच वाले भाग को क्या बोलेंगे, बीच वाले भाग को हम क्या कहेंगे, मैं आपको बताता हूं, यहां लिख देता हूं, ये बीच वाला भाग, ये बीच वाला भाग, बीच वाले भाग को हम कहेंगे शीतोष्ण। शीतोष्ण, शीतोष्ण क्या कहेंगे, शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंध। कौन सा कहेंगे, शीतोष्ण कटिबंध। ये इसे भी कहेंगे शीतोष्ण कटिबंध। कैसे, शीत और उष्ण को मिलाकर हो गया शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, कैसे,
ये वाला जो भाग है कभी सर्दी कभी गर्मी, जब यहाँ सूर्य होता है तो हल्की हल्की सर्दी, और जब यहाँ होता है तो गर्मी पड़ लेती है। तो ये मिक्स है, दोनों का मिक्स करें ना, एकदम गर्म और एकदम ठंड को मिलाए तो शीतोष्ण होता है। तो ये वाला भाग कौन सा हो गया? शीतोष्ण। तो जलवायु को 5 भागों, कटिबंध को 5 भागों में बांटा गया है। उत्तरी शीत कटिबंध, शीतोष्ण, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण तथा दक्षिणी शीत कटिबंध, या इसे हम कह सकते हैं दक्षिणी शीतोष्ण तथा उत्तरी शीतोष्ण। नहीं लगाए तो भी चलेगा। ये 5 कटिबंध में हमने बांट दिया है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हम राजस्थान की देखेंगे कि राजस्थान किस कटिबंध में आता है, भारत किस कटिबंध में आता है। तो मैं आपको बताता हूं। देखो, भारत में जो कर्क रेखा गुजरती है वह ऐसे गुजरती है, मध्य से गुजरती है, सबको पता है। ये राजस्थान है, राजस्थान के एकदम दक्षिण से गुजरती है। कौन से जिले आते हैं? डूंगरपुर का चिखली गांव से बांसवाड़ा की कुशलगढ़ तहसील, मतलब डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा जिला पर कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब कर्क रेखा जो गुजरती है, अब यहां पर जो जिले होंगे वो किस कटिबंध में आएंगे? किस कटिबंध में आएंगे? तो कर्क रेखा से नीचे कौन है? डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा। प्रश्न आ जाए, देखो राजस्थान में कॉम्प्लिकेटेड चीज है, भारत में तो बीच में गुजर रही है, 2 मिनट का काम है। अब इसे देखो, नीचे आया, ये नीचे कौन से आए? 2 जिले। संपूर्ण भाग कहां पर है? ऊपर। तो राजस्थान का डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा जिला को छोड़ दे तो राजस्थान किस कटिबंध में आता है? शीतोष्ण कटिबंध में। क्यों डूंगरपुर बांसवाड़ा को क्यों छोड़ना है? क्योंकि 23 डिग्री 23.5 डिग्री कर्क रेखा वहां से गुजरती है। तो अगर कर्क रेखा से नीचे वाले भाग को उष्ण कटिबंध कहते हैं और कर्क रेखा से नीचे है डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा, ठीक है। तो ये कर्क रेखा डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा की कटिबंध कैसा है, या किस प्रकार का कटिबंध है, किस प्रकार के कटिबंध में आता है? तो डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा उष्ण कटिबंध में आता है, तथा राजस्थान का डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा का भाग छोड़ दे तो बाकी पूरा शीतोष्ण कटिबंध में आता है। समझ लिया, ठीक है। अब भारत का कैसे करें? भारत का तो आधा ऊपर है और आधा नीचे, ऐसे तो नहीं कर सकते। तो इसके लिए एक चीज बनाई गई, एक और 2 अन्य रेखा खींची गई। 2 कैसे रेखा खींची गई मैं आपको बताता हूं। यहां तक एक और खींची, यहां मैं दूसरी लाइन कर लेता हूं, ये यहां तक एक और खींची और यहां तक खींची, ठीक है। यहां तक खींची। इस वाले भाग को अलग नाम दिया गया। ये वाला जो भाग है इसे कहा गया उपोष्ण। शीतोष्ण तथा उपोष्ण को, उष्ण को मिलाकर बोल दिया उपोष्ण, कि भाई राजस्थान, भारत में तो कोई हमेशा गर्मी ही पड़ती है, तो उष्ण तथा शीतोष्ण को मिलाकर बना दिया उपोष्ण कटिबंध। तो राजस्थान तो आ गया उपोष्ण में। तो राजस्थान को ऐसे बोल सकते हैं कि डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा को छोड़े तो पूरा शीतोष्ण कटिबंध, तथा पूरा राजस्थान कहे कि डूंगरपुर बांसवाड़ा को भी ऐड करना है तो कह सकते हैं राजस्थान का कटिबंध है उपोष्ण कटिबंध में आता है राजस्थान। प्रश्न आ जाए कि राजस्थान किस कटिबंध में आता है, तो आप शीतोष्ण भी कर सकते हो और डूंगरपुर बांसवाड़ा को छोड़ने का कहे तो, और ना छोड़ने का कहे तो उपोष्ण भी कर सकते हो, ठीक है। और भारत का पूछे कि भारत किस कटिबंध में आता है, तो भारत आता है उपोष्ण कटिबंध में। कौन सा? उपोष्ण कटिबंध। लेकिन कुछ कुछ गाइडों में डायरेक्ट उष्ण कटिबंध दिया गया है। कैसे दिया गया बताता हूं। मतलब उनका कहना है कि भारत में तो हमेशा गर्मी ही पड़ती है, कोई सर्दी पड़ती है नहीं, बारिश वगैरह होती नहीं है, तो हम तो उष्ण कटिबंध में ही मानते हैं। तो मानने वाली धारणा है, लेकिन अगर व्यवहारिक हम देखें कि मेन नंबर क्या है, अगर लाइनों से देखें कर्क रेखा से, तो समझ में आता है कि राजस्थान की स्थिति है उपोष्ण कटिबंध। राजस्थान की है भी, राजस्थान की उपोष्ण तथा राजस्थान की शीतोष्ण भी है। ये हो गया, चलो हो गया, ठीक है। ये हमने कटिबंध खींच लिए, समझ में आ गया। नीचे दक्षिण शीत, फिर शीतोष्ण, उष्ण कटिबंध, उत्तरी शीतोष्ण, फिर हो गया शीत कटिबंध। ये हो गया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। चलो हो गया ये। अब मैं आपको बताता हूं राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। अब राजस्थान की जैसे जलवायु है तो कोई प्रभावित क्यों करता है? प्रभावित का मतलब ये हुआ कि राजस्थान में जो है बारिश हो नहीं रही है, आपको पता ही है। सर्दी पड़ती है तो सर्दी पड़ती है, गर्मी तो हमेशा ही रहती है, बारिश होती नहीं है तो क्यों नहीं होती है? प्रभावित करने वाले ऐसे कौन से कारक है बताता हूँ कौन कौन से हैं।
पर जो जलवायु को प्रभावित करते हैं, जलवायु को प्रभावित जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक अगर बोलो तो सबसे पहले है समुद्र तल से ऊंचाई। दूसरे नंबर है अरावली का विस्तार। हम आराम से पढ़ेंगे, इन सबको पढ़ेंगे, ठीक है। अरावली का विस्तार। तीसरे नंबर है भौगोलिक कारण है, भौगोलिक कारण है। और चौथा कहे तो समुद्र से दूरी है, समुद्र से दूरी, ये इंपॉर्टेंट है। समुद्र से दूरी किस प्रकार, मैं आपको बताता हूं। समुद्र से दूरी कैसे, तो जैसे एक हो गया अरब सागर है, फिर है बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है, फिर खंबात की खाड़ी है। हो सके तो याद कर लेना, इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है लेकिन याद कर लेना, हो जाएंगे। अगर नहीं हो तो भी चिंता लेने की जरूरत नहीं। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी याद कर लेना, खंबात की खाड़ी एक, फिर है कच्छ का रण, ठीक है। अरब सागर राजस्थान से है 395 से 400 किलोमीटर दूर है। बंगाल की खाड़ी है 1600 किलोमीटर दूर है। खंबात की खाड़ी है 275 किलोमीटर दूर है। कच्छ का रण है 225 किलोमीटर दूर है। ये इतने दूर है तो ऑब्वियसली यहाँ कहाँ तक बारिश बरसात, देखो यार 1600 किलोमीटर तो यार आदमी थक जाता है, तो बादल क्यों नहीं थकेंगे, कैसे होगी बारिश। तो ये 2-4 प्रमुख कारण है, रटने की जरूरत नहीं है, याद कर लेना, याद हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया। लेकिन अब हम पढ़ेंगे राजस्थान में ऋतुएं, कि जलवायु के आधार पर राजस्थान की कौन सी ऋतुओं में बांटा गया है। तो राजस्थान को 4 ऋतुओं में बांटा गया है। जियोग्राफी में बोल रहा हूं, 4 ऋतुओं में बांटा गया है। सबसे पहली आती है ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। दूसरे नंबर पर वर्षा ऋतु, फिर आती है शरद ऋतु, चौथी आती है शीत ऋतु। जियोग्राफी में राजस्थान को 4 ऋतुओं में बांटा गया है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, शीत ऋतु। शरद ऋतु को लोग इस शीत ऋतु में ही कंबाइन कर लेते हैं, क्योंकि मानना है कि मतलब शरद ऋतु कोई इंपॉर्टेंट ऋतु नहीं है। जब वर्षा होती है तब तो होती है। वर्षा ऋतु जब वर्षा जो उसके बादल है या उसकी हवाएं है वापस आती है, हवाओं का पुनरावरण होता है, उसे कहते हैं शरद ऋतु। कैसे होता है मैं आगे बता दूंगा आपको, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।